आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बात आज से करीब 25 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र यहीं कोई 17 या 18 साल की रही होगी। नया नया जवानी का खून होने की वजह से उन दिनों मैं घर में कम और अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में ज़्यादा रहता था। एक रोज़ जब मैं हर बार की तरह ही अपने दोस्तों के साथ धूम मचाने के बाद दोपहर का खाना खाने के लिए घर लौटा तो पाया कि घर पर मामा जी आ रखे हैं। मामा जी को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैं उन्हें करीबन साल भर बाद देख रहा था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मामा जी ने बताया कि वो एक घर खरीदने के लिए देखने जा रहे हैं जो कि यहाँ से 10 गांव पार करके काला कुआं गांव में है और उनके यहाँ आने की वजह मैं था, यानी मुझे साथ में ले जाने को आए हैं। मामा जी के साथ चलने के लिए मेरी एक टांग तो पहले से ही उठी हुई थी। फिर जब घर वालों से इजाज़त मिली तब मैं फटाफट कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनने के बाद मैंने कुछ कपड़े झोले में भर लिए क्योंकि मामा जी ने उस गांव में हफ्ता भर जैसा रहने की तैयारी बिठा रखी थी। कम से कम मैंने झोले में 4 जोड़ी कपड़े रख लिए और फिर सारी तैयारी हो जाने के बाद दही शक्कर खाकर मैं और मामा जी घर से निकल पड़े। काला कुआं जाने के लिए सबसे पहले हमें नज़दीकी बस स्टैंड से बस पकड़ना होगा और फिर काला कुआं से रिक्शा करके हमें गांव के भीतर एक छोटे से कस्बे में जाना होगा। तब जाकर हम दोनों उस घर में पहुंचेंगे। लिहाजन हमने अपने पैरों की रफ्तार और बढ़ा दी क्योंकि हम अंधेरा होने से पहले पहले काला कुआं पहुंच जाना चाहते थे। मुझे मामा जी के साथ सफ़र करने में एक ये बात अच्छी लगती है कि वो मुझे कहीं भी खिलाते पिलाते ले जाते हैं, जिस वजह से मुझे उनके साथ सफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है। खैर हम लोग बस स्टैंड पहुँचे तो पता चला कि काला कुआं जाने वाली बस अभी तक आई नहीं है। लिहाजन हम दोनों बस स्टैंड पर ही बस का इंतज़ार करने लगे। फिर कुछ देर के इंतज़ार के बाद ही बस आ गई जिसमें हम दोनों जने सवार हो गए। कुछ 15 मिनट के बाद हमारी बस वहाँ से चल पड़ी। मैं बस में सफ़र तो कर रहा था मगर एक ये मसला था कि मुझे बस में उल्टियाँ आती हैं। हालांकि मैं खिड़की के पास ही बैठा था जिससे मुझे थोड़ी राहत मिलती। बस में बैठे बैठे अब मुझे हल्की हल्की भूख भी लगने लगी थी, जिसका जिक्र करते हुए मैंने मामा जी से कहा, मामा जी भूख लगी है। जिस पर मामा जी ने कहा, अच्छा रुक मैं देखता हूँ। फिर जब बस एक जगह पर रुकी तब मामा जी ने मुझे वहाँ से कुछ खिला दिया। घर से निकलते वक्त हम ये सोचकर निकले थे कि अंधेरा होने से पहले काला कुआं पहुँच जाएंगे, मगर फ़िलहाल तो ये नामुमकिन सा लग रहा था क्योंकि अभी हम लोग काला कुआं गाँव से काफ़ी दूर थे और अब लगभग दिन ढलने को हो गया था। क्योंकि काला कुआं गांव हमारे गांव से 10 गांव पार करके था तो इतना वक्त लगना तो लाजमी ही था। करीब घंटा भर जैसा और सफ़र काटने के बाद हम लोग काला कुआं बस स्टॉप पर उतरे। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। बस स्टॉप पर खड़े होकर कुछ देर तक हमने कोई सवारी ढूंढी मगर जब कोई रिक्शा वगैरह नज़र नहीं आई तो हम लोग पैदल ही उस कस्बे की तरफ चल पड़े। अभी हम वहाँ से 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि हमें पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अरे ओ बाबू साहब कहीं जाना है का? हमने पीछे पलटकर देखा तो वो एक रिक्शा वाला था। फिर मामा जी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रामदास कस्बा चलोगे? ये सुनते ही पता नहीं क्यों वो रिक्शा वाला हमें बड़े ही अजीब तरीके से घूरने लगा। जिस पर मामा जी ने कहा, क्या बात भैया चलोगे? इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, नहीं बाबूजी वहाँ तो कोई नहीं जाएगा और मैं तो कहता हूँ आप भी ना जाओ। जिस पर मामा जी ने उससे पूछते हुए कहा, क्यों भाई क्यों ना जाए वहाँ? अगर तुमको नहीं जाना है तो सीधे बोलो ना।
इतना कहकर मैं और मामा जी वहाँ से आगे बढ़ गए, मगर हम ज़्यादा देर तक ऐसे चल नहीं पाते, क्योंकि अगर मामा जी की माने तो वो कस्बा यहाँ से काफ़ी दूर है। ऊपर से हमारे हाथ सामानों से भरे पड़े थे। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि वो रिक्शा वाला हमारे पास आया और बोला, बैठिए साहब, कुछ पैसे ज़्यादा दे देना, मगर मैं उस कस्बे के बाहर तक ही जाऊंगा। एक तो हम पहले से ही थके पड़े थे, ऊपर से और पैदल चलकर हमें अपने पैरों में दर्द नहीं करवाना था, लिहाजन हम दोनों उस रिक्शे में चढ़ गए। हमारे बैठते ही रिक्शे वाले ने रिक्शे को आगे बढ़ा लिया। हालांकि उस वक्त मैं थकावट से चूर हो चुका था, मगर बावजूद इसके मेरे दिमाग में रिक्शे वाले की ही बात चल रही थी कि आखिर उसने हमें उस कस्बे में जाने से मना क्यों कर दिया। खैर फिर मैंने इस पर उतना दिमाग नहीं लगाया। करीब 15 मिनट के बाद जाकर रिक्शे वाले ने रिक्शा को एक जगह पर रोका और पीछे पलटते हुए कहा, हाँ जी, आ गया आपका कस्बा, और यहाँ से थोड़ी दूर पर है, पैदल ही चल जाओ। लिहाजन हम दोनों रिक्शा से उतरे और उसे भाड़ा देकर आगे बढ़ गए। वहाँ से कुछ दूर आगे जाते ही हमें एक छोटा सा कस्बा नजर आया, जहाँ आदमी तो दूर कोई परिंदा पर नहीं मार रहा था। मुझे ये बात थोड़ी हैरान कर गई कि आखिर ये कस्बा खाली क्यों है, और तो अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था जो सारे लोग सो गए हों। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। वहाँ से थोड़ा और आगे जाते ही हमें एक घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा दिखी। आसपास के माहौल से ये भांपा जा सकता था कि यहाँ शादी हो रही है, मगर वहाँ एक बात नोटिस करने लायक थी कि उस भीड़ में से कहीं कोई आदमी किसी से बातें नहीं कर रहा था, जबकि ऐसे मौक़ों पर तो सिर्फ शोर शराबा ही होता है। खैर मैं इस बात को नज़रअंदाज करके मामा जी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मामा जी एक बड़े से घर के पास जाकर रुक गए। शायद ये वही घर था जिसकी मामा जी बातें कर रहे थे। मामा जी ने घर का ताला खोला और हम लोग घर में अंदर दाखिल हुए तो घर के भीतर पहले से ही सारी लाइटें जली हुई थीं, जो कि काफ़ी अचरज वाली बात थी, क्योंकि अगर मामा जी की माने तो ये घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था। खैर हम लोग घर में थोड़ा और आगे गए तो मेरी नज़र घर के सामानों पर गई, जो कि सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे, जबकि कायदे से तो उनमें धूल जम जानी चाहिए थी। उस पूरे घर को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर रोज साफ सफाई होती हो। खैर इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए मैंने मामा जी से कहा, मामा जी यहाँ पर खाने का क्या इंतजाम है? जिस पर उन्होंने कहा, तू यहीं बैठ, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ, और हाँ दरवाज़ा बंद कर ले। इतना कहकर मामा जी बाहर चल दिए। जिनके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और पास ही में लगे एक सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। अभी मैंने थोड़ा आराम फरमाया ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुझे लगा कि शायद मामा जी होंगे। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठा कि मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। फिर जब मैं पीछे पलटा तो पाया कि एक औरत चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही है। उस औरत का चेहरा उसकी साड़ी से ढका हुआ था। उस औरत को घर में देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया कि आखिर बंद करके भीतर ये औरत आई तो आई कैसे। वो औरत मेरे पास से बिल्कुल ऐसे निकली जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। फिर उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे मामा नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र का आदमी था। फिर वो आदमी घर में दाखिल हुआ। उस औरत आदमी की बातों से ये पता चल रहा था कि दोनों पति पत्नी हैं। उस औरत की तरह ही इस आदमी ने भी मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े एक लड़के पर गई, जो मुझे हाथ का इशारा करके अपने पास बुला रहा था। लिहाजन मैं अपनी जगह से उठकर उस लड़के के पास गया। मेरे पास जाते ही उस लड़के ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना इस घर में मारे जाओगे। ये सुनकर
पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, ऊपर से वो लड़का मेरे लिए अनजान था, जिस वजह से मुझे उसके साथ कहीं भी जाना मुनासिब नहीं लगा। मगर मुझे भी इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से वो लड़का जिस गंभीरता से बोल रहा था, उससे सच्चाई साफ जाहिर हो रही थी। लिहाजन मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मेरे हाँ बोलते ही उस लड़के ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और वहाँ से हम दोनों ने सरपट दौड़ लगा दी। भागते भागते हम दोनों एक पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। उस पेड़ के चबूतरे पर बैठते हुए उस लड़के ने कहा, यहाँ बैठो, वो लोग यहाँ नहीं आ सकेंगे। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, वो लोग कौन थे और ये सब क्या है? जिस पर उस लड़के ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि ये 2 साल पहले की बात है। उस वक्त गांव में शादी चल रही थी, जिस वजह से कस्बे के तकरीबन सारे लोग एक बड़े घर में इकट्ठा हो रखे थे। मगर तभी पता नहीं कैसे उस घर में आग लग गई। आग इतनी भयानक तरह से लगी कि उस घर पर मौजूद आधे से ज़्यादा लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई और कुछ लोग बच गए। मगर उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, जिस वजह से जिंदा बचे लोगों ने भी ये कस्बा छोड़ दिया और तब से यहाँ कोई नहीं रहता। जिस पर मैंने उससे पूछते हुए कहा, पर वहाँ तो शादी हो रही थी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। जिस पर उस लड़के ने कहा, वो सब एक छलावा था, जो तुम देखना चाहोगे वो तुम्हें वही दिखाएगा। तभी मुझे ध्यान आया कि मामा जी खाना ढूंढने के लिए उसी तरफ गए हैं। लिहाजन मैं अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखते हुए मामा जी को ढूंढने लगा, मगर मामा जी कहीं दिख नहीं रहे थे। फिर मैंने जैसे ही उस लड़के की तरफ पलटा तो पाया कि ना तो अब वहाँ वो लड़का है और ना ही उस पेड़ पर कोई मंदिर बना हुआ है। तभी मेरे कंधे पर कुछ गिरा। मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो वो इंसानी शरीर का चमड़ा था, जो कि पूरी तरह से झुलसा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा तो पाया कि पेड़ के ऊपर वही लड़का लटक रहा है जो मुझे यहाँ लेकर आया था। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था और साथ ही उसके शरीर का चमड़ा गलकर नीचे गिर रहा था। वो लड़का मुझे देखकर लगातार हंसे जा रहा था और बोल रहा था, कहा था ना छलावा है, जो तुम देखना चाहोगे तुम्हें वही दिखाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो लड़का मेरे साथ क्या करेगा और क्या मैं और मामा जी उस गांव से बचकर निकल पाएंगे, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग आज रात 9 बजे हमारे दूसरे चैनल अनहोनी पर। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।